कड़े सवालों का एक नया हौसला जल्द आ रहा है। जी हाँ, दिल्ली में अब दम घुटता है। आखिर दिल्ली की हवा इतनी जहरीली क्यों हो गई है, ये आपके मन में सवाल जरूर उठता होगा। इसकी रोकथाम के लिए सरकारें कदम क्यों नहीं उठाती हैं? तो इसकी हकीकत ये है कि हम इस प्रदूषण की गंभीरता को समझ ही नहीं रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए और फिर करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा। दिल्ली पर क्यों है धुएं की चादर? क्यों बढ़ रहा है प्रदूषण? आखिर कौन है जिम्मेदार? दिल्ली की हवा में इतना जहर घुल गया है कि यहाँ पर जीना मुश्किल होता जा रहा है। हालात ये हो गए हैं कि लोग इस जहरीली हवा के चलते बीमार हो रहे हैं। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब दिल्ली के हालात इतने बदतर हुए हैं। हर साल सर्दियों की शुरुआत में हालात कुछ इसी तरह के होते हैं। सर्दियों के साथ ही हवा में नमी आती है और दिल्ली की हवा जहरीली होने लगती है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर वो कौन से कारण हैं जिनके चलते हालात इतने खराब हो गए हैं। दरअसल दिल्ली में प्रदूषण के 5 बड़े कारण हैं। दिल्ली की सड़कों से रोजाना 4000 टन धूल और मलबा निकलता है, जो हवा को 38% प्रदूषित करता है। जबकि पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में पुआल और कूड़ा जलाने से 26% आबो हवा जहरीली होती है। दिल्ली के 89 लाख वाहन से 20% प्रदूषण होता है और बाकी 5% का प्रदूषण दिल्ली और आसपास के थर्मल पावर से फैलता है। वैसे तो ये प्रदूषण पूरे साल रहता है, लेकिन अक्टूबर से दिसंबर के बीच वातावरण में कम तापमान के चलते प्रदूषण की एक परत तैयार हो जाती है। हवा धीमी चलने की वजह से बीच में ही अटके रहते हैं और सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। जानकार बताते हैं कि कोई ऐसा कारण नहीं है जिसके बारे में सरकारों को पता नहीं होता है, लेकिन सरकारों को शायद इसकी ज्यादा चिंता नहीं रहती है। सब मामलों में लगता है कि जैसे सरकार को, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे दिल्ली की सरकार हो, उनको जनता की चिंता नहीं है, उनको पर्यावरण की चिंता नहीं है। पर्यावरण के जानकारों की इस बात में दम है कि सरकारें जब पानी सिर के ऊपर से गुजरता है तब जागती हैं। दिल्ली की हालत खराब हुई है। एनजीटी ने दिल्ली सरकार और दूसरे राज्यों को फटकार लगाई, तो अब सभी की नींद टूटी है। लेकिन हकीकत ये है कि सरकारें जनता की आंख में धूल झोंकने के लिए हर बार सिर्फ वादे ही करती हैं। आंकड़े जो बताते हैं वो बिल्कुल अलग है। दिल्ली सरकार ने सड़कों की सफाई मशीनों के जरिए करने की घोषणा की थी, लेकिन ये सिर्फ कुछ इलाकों तक ही सीमित रह गई। दिल्ली सरकार ने धूल को दबाने के लिए सफाई से पहले पानी के छिड़काव की योजना बनाई थी, लेकिन अभी तक ये सब शुरू नहीं हो पाया। इसी तरह से केजरीवाल सरकार ने चौराहों पर एयर प्यूरिफायर लगाने का ऐलान किया था, लेकिन वो भी अभी तक किसी चौराहे पर नहीं दिखाई दिए। जबकि रात में सफाई का फैसला सिर्फ एनडीएमसी के कुछ इलाकों तक ही सीमित रह गया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट मजबूत करने के वादे का भी यही हाल है कि डीटीसी में आज भी 8000 बसों की कमी है। हालांकि दिल्ली सरकार का दावा है कि दिल्ली के प्रदूषण से जल्द ही निजात दिलाई जाएगी। दिल्ली में प्रदूषण का जो स्तर इतना बढ़ गया है, एक तरह से गैस चैम्बर जैसी हालत हो गई है बाहर। केंद्र सरकार जब तक इंटरफेयर नहीं करेगी और सभी राज्यों को बुला के बड़े स्तर पे जो धुआं हो गया इसको हटाने के दिल्ली सरकार के पास बहुत ज्यादा मेथड्स नहीं है। दरअसल सरकार के साथ साथ इस प्रदूषण के लिए दिल्ली वाले भी जिम्मेदार हैं। दिल्ली में आज भी कोई भी अपना वाहन छोड़ने को तैयार नहीं है। इसके अलावा दिवाली पर पटाखे जलाने की अपनी परंपरा को प्रदूषण से ज्यादा अहमियत दिल्ली वाले देते हैं और जब सांस घुटने लगती है तो सरकार को कोसते हैं। कारण जो भी हो, लेकिन आज की हकीकत सिर्फ इतनी है कि लोगों को आज यहाँ पर सांस लेना मुश्किल हो रहा है। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता राजीव जेटली जुड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता राघव चड्ढा जुड़ रहे हैं, पर्यावरण मामलों के जानकार देवेंद्र शर्मा और बीएलके सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टर संदीप नैयर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राघव, शुरुआत में आपसे करूंगी, क्या दिल्ली की जनता मजबूर है इस तरह के प्रदूषित वातावरण में जीने के लिए या यूं कहें मरने के लिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि दिल्ली के अंदर प्रदूषण बहुत फैल चुका है और दिल्ली एक प्रकार से एक गैस चेंबर बन चुका है। ये समस्या है और हम इस समस्या को पूरी तरीके से समझते हैं और स्वीकारते हैं। एक चीज। दूसरी चीज,
आपको, जैसा आपने अपने शुरुआती पैकेज में बिल्कुल सही बताया, दिल्ली में प्रदूषण कई कारणों से हो रहा है। कुछ कारण दिल्ली के हैं और कुछ कारण दिल्ली के बाहर के हैं। जैसे दिल्ली सरकार ने कई प्रकार की कोशिशें करी, ऑड इवन भी लागू करा, कूड़ा जलाने पर फाइन भी करा, लैंडफिल साइट्स पे भी काबू पाया, कंस्ट्रक्शंस पे जैसे मिट्टी उड़ती है उस पे भी चलान हुए, कई प्रकार के कदम उठाए। परंतु जो आपके सोर्सेज से भी और पत्रकारों के और अखबारों में जो हम पढ़ रहे हैं उससे ये समझ में आ रहा है, और कल केंद्र सरकार की जो सीपीसीबी की एक बड़ी बैठक हुई उससे भी ये निकल कर आ रहा है कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में हर साल प्रदूषण होता है, परंतु इस समय दिल्ली में जो ये जहरीली हवा है, इतना ज्यादा स्तर पे जो प्रदूषण फैला है, उसका एक मुख्य कारण ये है कि दिल्ली के आसपास के जो पड़ोसी राज्य हैं वहां पर क्रॉप बर्निंग हो रही है, फसलों को आग लगाई जा रही है। जब फसल से आग लगती है वो पूरा दिल्ली में फैल रहा है। मैं खुद चंडीगढ़, गाड़ी से चंडीगढ़ गया था, मैंने देखा था एक हफ्ता पहले कि चंडीगढ़ में कितनी बुरी हालत थी, और वो देखते ही हम समझ गए कि अब ये सारा धुआं दिल्ली की तरफ आ रहा है। उसी के हिसाब से हम भिवानी गए थे, अभी जो गरेवाल जी ने आत्महत्या करी उनको उनको कंधा देने जब हम गए तो वहां पर भी रास्ते में हमने देखा हरियाणा के अंदर राजीव जेटली को जोड़ लेते हैं। राजीव जी, बर्निंग हो रही है। हरियाणा और पंजाब में आपकी सरकारें हैं और वहां पर जिस तरह से किसान फसलों को जला रहे हैं, इस वजह से इतना प्रदूषण हो रहा है। क्या आपको नहीं लगता कि आप लोगों को जरूरी कदम उठा लेने चाहिए थे पहले ही, जब सुप्रीम कोर्ट के दखल देने तक की बातें की जा रही हैं? देखिए, पहली बात तो मैं बताना चाहता हूं कि मई महीने के अंदर ही हरियाणा सरकार ने ये फैसला लिया था कि अगर कोई भी ओपन फील्ड के अंदर क्रॉप जलाएगा या पैडी स्ट्रॉ जलाएगा, जिसे पिराली कहते हैं, वो जलाएगा तो उसके ऊपर कड़े दंड लगाए जाएंगे, और जिस कार्य को हमारी सरकार ने किया भी है। लेकिन मुझे एक बात को लेकर हैरानी जरूर होती है कि जो हमारे साथी बोल रहे थे, अभी इनकी अपनी पार्टी, हेलो, ऐसे लोगों के खिलाफ कितने एफआईआर दर्ज हुए? सीधे तौर पर छूट है ना कि अगर इस तरह का कहीं भी कूड़ा या फिर फसलें जलाई जा रही हैं तो आप सीधे एफआईआर करिए। बताना चाहता हूं जी, बताइए। आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं। जागरूक लोगों में एक ऐसी बच्ची भी आई थी जिसने अपने पिता के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा था, जो किसान थे, कि मेरे पिता ने ऐसे इस तरीके से पिराली जलाई, आप उनके ऊपर कार्रवाई कीजिए। हमने उनको अवार्ड भी दिया था। लेकिन एक बात है, मैं 2 मिनट में आपके लूंगा कि अभी इनकी अपनी पार्टी का तो स्टैंड भी क्लियर नहीं है। इनके एक नेता एनजीटी में ये बोलते हैं, इनकी सरकार ये बोलती है कि दिल्ली के अंदर जिस डेंगू को हम काबू नहीं कर पाए थे, जिन मच्छरों को हम काबू नहीं कर पाए थे, वो इस पोल्यूशन से मर गए हैं। मतलब इनका कहने का मतलब है कि अब नेचर में जब पोल्यूशन आएगा तो इनकी सरकार को बचने के मौके मिलेंगे। डेंगू से बचना है तो पोल्यूशन चाहिए। राजीव जेटली का इस बात का जवाब दीजिए। जो ये वर्जन दे रहे थे एनजीटी को, वो देखिए इसमें 2 प्रकार के बहस हो सकती है। या तो आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस आपस में एक दूसरे पे दोषारोपण करें। दूसरे प्रकार की बहस ये हो सकती है कि हम सब स्वीकारें कि भाई दिल्ली के अंदर प्रदूषण बहुत बढ़ चुका है और हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। इसमें दिल्ली सरकार भी अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती। प्रदूषण की बात आ रही थी, आप भिवानी चले गए, आप अपनी राजनीति करने लग पड़े, आप प्रदूषण के ऊपर जानकारी देते, आप ये बताइए, आपने प्रदूषण के ऊपर एक भी वर्जन नहीं रखा। आप गरेवाल जी की बात कर रहे हैं, भिवानी की बात कर रहे हैं, आप गंदा देने की बात कर रहे हैं। आपकी पार्टी ने केवल शोर मचाना आपको सिखाया है क्या? आप सुन तो लीजिए हम क्या कह रहे हैं। आप क्यों इतना शोर मचा रहे हैं? हमें मौका दीजिए, आप भिवानी चले गए, आप हमें बोलने दीजिए, मत शोर मचाइए। मैं अब सुन लीजिए, अब हमें बोलने दीजिए। देखिए, इस पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए आपको हर दिशा से सहयोग चाहिए। आपको स्थानीय नागरिक से सहयोग चाहिए, पड़ोसी राज्यों से सहयोग चाहिए, केंद्र सरकार से सहयोग चाहिए। और एक बात मैं आपके चैनल पर जोड़ दूं, प्रदूषण सरहदों को नहीं समझता, बॉर्डर्स को नहीं समझता कि भाई ये दिल्ली का प्रदूषण है, दिल्ली में रहे, ये हरियाणा का प्रदूषण है, हरियाणा में रहे। यदि हरियाणा और पंजाब में इतने मैसिव स्केल पर यदि फसल को आग लगाई जा रही है, और तमाम नासा जो यूएस की इतनी बड़ी संस्था है, उसने फोटो जारी कर कहा कि दिल्ली में प्रदूषण इसलिए ज्यादा हो रहा है क्योंकि पंजाब और हरियाणा में फसल को आग लगाई जा रही है, तो हमें पहले तो स्वीकारना पड़ेगा कि हाँ इसलिए हो रहा है। और जब आप स्वीकारेंगे उसके बाद ही आप इसका सोल्यूशन ला पाएंगे। अगर आप इसको नकारते रहेंगे तो कभी भी सोल्यूशन नहीं ला पाएंगे। भारत सरकार ये कह रही है, कल भारत सरकार ने आपकी मोदी जी की सरकार ने मीटिंग बुलाई और उसमें ये कहा गया कि पड़ोसी राज्यों में फसल जलाई जा रही है,
भागना इसकी वजह चाहते से हैं। दिल्ली अब में ये हालत डेंगू को है। नहीं संभाल पाए, अब प्रदूषण का ग्राउंड बना के अरे सर, डेंगू पे कहां जा रहे हैं? हम तो आपसे बात कर रहे हैं। डेंगू में एमसीडी ने क्या कार्य करा सब जानते हैं। के अंदर जहर फैल डेंगू गया में है। एमसीडी ये भी ने जो आप लापरवाही राघव और बरती राजीव है, जी, आप दोनों आपने मच्छरों को की बातों से तमाम दर्शक निष्कर्ष निकाल रहे होंगे कि इस बहुत ही गंभीर मसले को लेकर पॉलिटिकल विल किस तरह से काम कर रही है। मैं इस चर्चा में पर्यावरण मामलों के जानकार देवेंद्र शर्मा जी को जोड़ना चाहूंगी। देवेंद्र शर्मा जी, क्या पोल्यूशन का एपिडेमिक नहीं है ये, और इसके परिणाम कितने खतरनाक हो सकते हैं, इस बात को कोई समझना ही नहीं चाह रहा है? देखिए, एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि जो दिल्ली की जो प्रॉब्लम है वो दिल्ली ही द्वारा क्रिएट की गई है। ये बहुत जानना जरूरी है, क्योंकि आज नहीं है कि गैस चैम्बर है। दिल्ली 15 साल 16 साल कम से कम, जब मैं वहाँ दिल्ली में रहता था तो ये गैस चैम्बर पहले ही था। और अगर ये सीएनजी का जो पूरा स्टेट में हुआ था इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया हुआ, तो दिल्ली में तो गैस चैम्बर का जहर जो आप बात कर रहे हैं वो तो पहले ही हो चुका होता उस लेवल को जो हम बात कर रहे हैं आज। लेकिन दूसरी बात मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि एक लॉबी बड़ा काम कर रही है ये कहने के लिए कि पंजाब और हरियाणा के किसान जो हैं वो जो जला रहे हैं फसलें, पराली को जलाते हैं जिसको पैडी की जो रह जाती है, उसके कारण हो रहा है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, मैं चंडीगढ़ में रहता हूं और मैं दिल्ली से 5 साल पहले आया था, और चंडीगढ़ में कहीं नहीं मैंने प्रदूषण देखा है पराली के करके। हमारी कैपिटल है ये पंजाब और हरियाणा की, कोई प्रॉब्लम नहीं है चंडीगढ़ में। प्रॉब्लम है जहां जहां जलाई जाती है वहां तो प्रॉब्लम है, मैं मानता हूं। लेकिन ये दिल्ली के ऊपर जो दोष दिया जाता है ये मेरे ख्याल से गलत हो रहा है। ये एक जो ऑटोमोबाइल जो लॉबी है हमारे देश में कारों की, वो लॉबी जो है इस पे काम करती है। मैंने पढ़ा अखबारों में भी, वो अपने कारों को दोष नहीं देना चाहते, वो किसानों को दोष देना चाहते हैं। एक बात मैं ये स्पष्ट कर दूं। जो दूसरी बात है कि सर एक मिनट, इसी पर रिएक्शन बात खत्म कर दूं मैम, एक मिनट जरा। अच्छा ठीक है, बोलिए राघव, एक मिनट सुन लेते हैं, पूरी बात सुन लेते हैं। राघव सुन लेते हैं, वो दूसरा पॉइंट भी गिना रहे हैं। हो रहा है इसको। पहले मैं बात कर लूं, देवेंद्र जी बोलिए। देखिए पहले मैं बात खत्म कर लूं। मैम, मेरा ये कहना है कि देखिए पंजाब में जो है किसानों को दोष दिया जाता है कि, लेकिन असली प्रॉब्लम ये एक टेक्नोलॉजी द्वारा क्रिएट किया हुआ है। कंबाइन हार्वेस्टर मशीन होती है जिसका उपयोग बहुत व्यापक स्तर पे पंजाब हरियाणा में होता है। कंबाइन हार्वेस्टर 1 फुट से जो पौधा है धान का, उसको छोड़ देती है, ऊपर से बाली का हिस्सा काट लेती है। प्रॉब्लम जो 1 फुट का बच जाता है या 8-9 इंच जो भी है बच जाता है, उसका जो पराली इसको कहते हैं, उसको किसान क्या करे। अब ये टेक्नोलॉजी द्वारा प्रॉब्लम क्रिएट किया हुआ है। अब जो सोल्यूशन उसके आ रहे हैं, जो एनजीटी भी, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल भी गलत कह रहा है, क्योंकि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल वो भी इंडस्ट्री के उसमें आता है इंप्रेशन में, वही कहता है कि इसके 5 मशीनरी और चाहिए आपको उसको कंट्रोल करने के लिए। कटर चाहिए, चॉपर चाहिए, रोटावेटर चाहिए, सीड ड्रिल चाहिए और लेवलर चाहिए। ये इतनी मशीनें चाहिए उस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए। एक मशीन को हम क्यों नहीं ठीक कर सकते? मेरा कहना है कि आज तक किसी ने नहीं कहा कि ये जो कंबाइन हार्वेस्टर है ये अपने साथ में 2 हिस्सों में चॉप करे। एक तो ऊपर की बाली से दाना निकाले, पीछे एक मशीन लगाए जिसको उसको बेलर हो जो ऑटोमेटिकली नीचे वाले काटता जाए और उसको उसके बेल बनाता जाए। ये नहीं कोई कह रहा है, लेकिन आप 5 मशीनें और लाने को कह रहे हैं, उसके लिए सरकार सब्सिडी देने को भी तैयार है। ये बड़ा अफसोस है, ये इतना लॉबीज काम करती हैं, क्योंकि मैंने हर बार कहा है कि एवरी डिजास्टर इज ए बिजनेस दूसरे राज्यों पर दोषारोपण करके दिल्ली के हालात से बच नहीं सकते हैं। और चंडीगढ़ की बात अभी आप कर रहे थे, चंडीगढ़ का जिक्र देवेंद्र जी ने भी कहा कि ऐसा कुछ वहां पर माहौल नहीं है, पोल्यूशन का लेवल वहां पर बहुत ही सामान्य है, वहां कोई दिक्कत ही नहीं है। देखिए, पहली चीज तो यह है कि मैंने डिबेट के शुरुआत में ही कहा कि यदि मैं भी दोषारोपण करूंगा तो वो सही नहीं है, और मैंने पूरी डिबेट में दोषारोपण नहीं करा। मैंने केवल इतना कहा कि सच क्या है, इस समय वास्तविक स्थिति क्या है। दिल्ली में प्रदूषण है, इससे मैं कतई नहीं भाग रहा। दिल्ली के अपने कई कारण है, व्हीकलर पोल्यूशन है, कूड़ा जमा होता है, कूड़े को भी जलाया जाता है, कंस्ट्रक्शन वेस्ट है, कई प्रकार की चीजें हैं, डीजल गाड़ियां भागती हैं, तमाम चीजें हैं। परंतु साथ ही साथ मैंने तो केवल केंद्र सरकार की सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जिसकी कल बैठक हुई, केंद्र सरकार में जो बैठक हुई उसका जो नतीजा आया, उसकी प्रेस रिलीज के माध्यम से आपको बता रहा हूं कि उसमें यह निष्कर्ष निकाला गया कि एनसीआर यानी कि दिल्ली और दिल्ली के आसपास का जो इलाके हैं उसके लिए प्लान बनाना पड़ेगा, क्योंकि वहां से क्रॉप बर्निंग के चलते काफी पोल्यूशन आ रहा है। और ये नासा की रिपोर्ट ने कहा, अमेरिका में जो नासा है उसकी रिपोर्ट ने कहा, मैं तो उसको कोट करके कह रहा हूं। दिवाली के बाद बनती है, लेकिन ये हर बार इतना गुना बढ़ जाता है कि हालात। राघव, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन संदीप नैयर के पास मुझे जाना होगा। मैं आपकी बात सुन लूंगी। संदीप नैयर, राघव बस अब मैं आ रही, संदीप नैयर जी को भी शामिल, संदीप नैयर जी को भी शामिल कर लेते हैं। संदीप नैयर जी, आखिर किसी के पास इस हालात से निपटने का कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, ऐसे में दिल्ली के लोगों को कितना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा इसका?
बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ेगा। देखिए अब ये जो चीज़ है जिस तरह से हाथ से काफ़ी आगे बढ़ गई है, बिल्कुल ठीक बताया गया कि 15 साल से हो रही है, नहीं कि आज एकदम से हमारे पास पोल्यूशन आ गया है। अब बाहर निकलें तो आप सांस नहीं ले पाते हैं। एक ज़माना था जब हम सुबह उठते थे, हम कहते थे खिड़की खोलो फ्रेश एयर आएगी। अब हम देखते हैं कि खिड़की खुली तो नहीं रह गई है। तो ये काफ़ी ज़्यादा हो रहा है और हमारे पास एक्सट्रीम्स ऑफ एज तो पहले से ही ज़्यादा सांस उनकी तकलीफ होती थी। अब इवन एक आम इंसान जैसे मैं भी अगर बाहर जाता हूँ तो मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। सो ये काफ़ी ज़्यादा खमियाजा हो रहा है और हमारे जो पेशेंट्स हो रहे हैं उनकी तादाद 200-300% ज़्यादा बढ़ गई है। और सबको जो ना सिर्फ के नंबर बढ़ गए हैं, उनके जो सिम्टम्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। उनको ना सांस आ रही है, आंखों में पानी, बिल्कुल लाल आंखें आई होती हैं, नाक में पानी। तो ये सब चीज़ें बढ़ता जा रहा है और कुछ ना कुछ हमको पहले करना चाहिए। ये बहुत ही संवेदनशील ये मसला है जिस तरह से संदीप नैयर जी बता रहे हैं, और इस पूरे संवेदनशील मसले को लेकर सरकारों के पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। और जहां तक अकाउंटेबिलिटी की बात की जाए तो कोई अपनी जवाबदेही तय ही नहीं करना चाहता। नतीजा ये कि दिल्ली वालों को सांस लेने में उनका दम घुट रहा है। राजनीति के शोर में इस तरह के मुद्दे दम घोटते से नजर आते हैं, लेकिन हम इस मुद्दे को लेकर बहुत संजीदगी के साथ चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ राघव जुड़े हुए हैं। राघव, कोई ब्लूप्रिंट है आपकी सरकार के पास दिल्ली में जिस तरह के हालात हैं इनसे निपटने के लिए? जी, मैं आपका सवाल का जवाब दूंगा। बस पहले एक छोटी सी बात जोड़ दूं। दोनों प्रवक्ताओं ने बात कही कि पिछले 15 साल से दिल्ली में प्रदूषण की समस्या है, मैं स्वीकारता हूं है, परंतु साथ ही साथ हमें यह भी स्वीकारना पड़ेगा कि लगातार कोर्ट के माध्यम से और दिल्ली सरकार ने जो इस बारी कदम उठाए, आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली वालों की सहायता से, उससे एटलीस्ट प्रदूषण एक मुख्य धारा का मुद्दा बना। चाहे वो ऑड-इवन हो, चाहे वो कम पटाखे फोड़ने की बात हो दिवाली पर, एक मुख्य धारा का मुद्दा बना जो हमें स्वीकारना पड़ेगा। एक चीज। दूसरी चीज मैं ये कहूं कि दिल्ली सरकार ने तमाम पर्याप्त कदम उठा लिए, ये बात गलत होगी और बहुत कदम उठाने की जरूरत है। दिल्ली सरकार ने अभी एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी का गठन करा जिसके अध्यक्ष सत्येंद्र जैन जी हैं, जिन्होंने कई प्रकार का एक रोडमैप आपके समक्ष रखा है, जिसमें ट्रैफिक सिग्नल्स पे किस प्रकार से मशीनें लगाई जाएंगी जो कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को सक कर लेंगी, वैक्यूम क्लीनिंग सड़कों की करी जाएगी, सड़कों पे पानी का छिड़काव करा जाएगा, नए बस लेन बनाए जा रहे हैं, डीजल गाड़ियों पे बैन लगाया जा चुका है, सेस लागू कर दिया गया है, ग्रीन सेस एंट्री पे ट्रकों की एंट्री को लेट कर दिया गया है, कूड़े जलाने पर बहुत भारी फाइन और उसका अच्छा इन्फोर्समेंट चल रहा है, कंस्ट्रक्शन साइट्स पे हमने किसी प्रकार के प्रदूषण के लॉस का वायलेशन ना हो उसको मना करा, और जनता में एक हेल्पलाइन जारी कर कि जनता हमें बताए कि फलानी जगह पर इस प्रकार से कानून का उल्लंघन हो रहा है या इस कंस्ट्रक्शन साइट्स पे किस प्रकार से प्रदूषण फैलाने के प्रयास हो रहे हैं। वो तमाम चीजें, वो पूरा पैराफिनिलिया हमने बिछाया है। परंतु मैं ये कह रहा हूं कि इस समय भी हमें सहयोग की आवश्यकता है। स्थानीय लोगों से सहयोग चाहिए, केंद्र सरकार से सहयोग चाहिए, पड़ोसी राज्य से सहयोग चाहिए, उपराज्यपाल से सहयोग चाहिए। तो कृपया कर हम इस मुद्दे को एक राजनीतिक मुद्दा बनाकर तू मैं ना करें, सॉल्यूशन चाहिए जी। आपके चैनल पर जो दो सहयोग चाहिए और खास वो हमें तौर पर बताएं। इस सहयोग की दरकार केंद्र सरकार से है, आम आदमी पार्टी की सरकार को। देखिए, मैं एक बात बताना चाहता हूं कि कितनी बातें इन्होंने करी, ट्रैफिक सिग्नल की बात करी और पोल्यूशन की बात करी, सहयोग की बात कर रहे हैं। जहां सरकारी संरक्षण प्राप्त अवैध वर्कशॉप चल रही हैं, अवैध कारखाने चल रहे हैं इस दिल्ली में, जहां इनकी सरकार पूरी तरह से अपना संरक्षण देती है, उस पोल्यूशन के बारे में चर्चा नहीं करना चाहते ये। और जो उपचार ये डेंगू का लेकर आए हैं पॉल्यूशन के माध्यम से, उसके बाद जो दो बीमारियां, कैंसर जैसी और दमे जैसी बीमारी प्रदेश की जनता को देने वाले हैं, उसके बारे में चर्चा नहीं करना चाहते। ये बात यहां पर ये आ रही है कि आपने कौन से कदम ऐसे उठाए जिन कदमों के तहत जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की बड़ी बड़ी मार्केट यहां पर फैल रखी है, जो पोल्यूशन फैला रही है, कोई कदम आपने उसके खिलाफ नहीं उठाया। आपने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे जो परमानेंट सोल्यूशन निकलना चाहिए। आप बार बार पड़ोसी राज्यों पर जा रहे हैं। मैं एक बात बोलना चाहता हूं, जो समस्या दिल्ली की है, मान लीजिए 58% पॉल्यूशन डस्ट से आता है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से आता है, दूसरे माध्यम से आता है। आप चर्चा नहीं करना चाहते जो आपके कंट्रोल में है। आप केवल सहयोग मांगते हैं। आपसे लास्ट कमेंट में चाहूंगी, पर्यावरण के लिए ये बेहद खतरनाक है, इसका जिक्र आपने किया, लेकिन इससे बचे कैसे? जेटली जी, मुझे रोकना होगा आपको। हाँ, देखिए, जो दिल्ली में जो क्राइसिस है
ये हमें समझने की जरूरत है कि दिल्ली सरकार ने बहुत कुछ किया है और भी बहुत कुछ करने को है। पर मैं ये जानता हूं कि जब दिल्ली सरकार ने, आपने शुरू में जैसे कहा था कि सरकार तो करती है लेकिन लोग साथ नहीं देते। मेरा कहना है कि दिल्ली के लोग जो हैं वो एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल हैं इस क्राइसिस के लिए। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि जब ऑड इवन पॉलिसी लेके आई थी सरकार, तो ये एक ड्रास्टिक एक्शन होना चाहिए था, लोगों को सपोर्ट करना चाहिए था, लेकिन लोगों से सपोर्ट नहीं मिल रहा है। संदीप नैयर जी, पॉलिटिकल एंगल भी हम जानते हैं। आपकी तरफ से लोगों के लिए क्या नसीहत? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि अपनी तरफ से जितना हम कर सके, जैसे वो कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम, कम से कम पोल्यूशन के लिए जो कर सकते हैं करें। अगर हम क्यों ना कार पूल करें, हम क्यों ना बाहर जब भी जाएं अपने आप को कवर करके रखें, क्योंकि इस टाइम जो बाहर जाएं तो बिल्कुल एकदम से जहर से गैस हमारे को हिट करती है। तो एक अच्छे संवेदनशील मसले पर संदीप जी, जैसा आप कह रहे हैं कि अकाउंटेबिलिटी सरकारों की है, लेकिन उससे पहले खुद एक नागरिक होने के नाते हमें अपनी जिम्मेदारी तय करनी होगी और इस मसले को लेकर जिससे दिल्ली का दम घुट रहा है, आगे श्रेय लेना होगा। आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।